जय श्री कृष्णा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री अध्याय 2, जिसका नाम है आखिर तक खाद्य संग्रहक से भोजन उत्पादन तक। हम इसमें मानव जाति के विकास क्रम के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह एक आखेटक यानी जानवरों का शिकार करने वाला व्यक्ति और खाद्य संग्रहक जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से अपने खाने योग्य चीज़ें जैसे कंदमूल, फल हो गया, जड़ें, पौधे, पत्तियाँ, इन सब चीज़ों का संग्रह करने वाला व्यक्ति किस तरह भोजन उत्पादन के क्रम में पहुंचा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि इस चैप्टर की पूरी जानकारी आपको मिल सके। इसका पहला टॉपिक है आरंभिक मानव, आखिर वह इधर उधर क्यों घूमते थे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आखिर वह इधर उधर क्यों घूमते थे, उनके एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का कारण क्या होता था। तो चलिए शुरू करते हैं आरंभिक मानव के बारे में। तो अभी हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं जो इस उपमहाद्वीप में लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रहक के नाम से जानते हैं। ये जो नाम है ना आखेटक खाद्य संग्रहक, उन्हें ये नाम उनके भोजन व्यवस्था करने की विधि के आधार पर दिया गया है, क्योंकि आखेटक का मतलब होता है जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करना, और खाद्य संग्रह का मतलब है आसपास की जंगलों की विशाल संपदा से का संग्रह करके। ठीक है ना। तो ये जो आखेटक का संग्राहक थे, उनको ये नाम उनकी भोजन व्यवस्था करने की विधि के आधार पर दिया गया था। उनके भोजन में निम्नलिखित चीज़ें शामिल थी, जैसे मछली, जानवरों का शिकार करके, चिड़ियों को मार के, कंद मूल फल इकट्ठा करके, अंडे, पौधे, पत्तियाँ इत्यादि, ये सभी उनके भोजन में शामिल था। वो इन चीज़ों का आखेट करके और संग्रह करके अपना भोजन व्यवस्था करते थे। अब जो इनका शिकार और संग्रह किया करते थे, उनको भी शारीरिक और ज्ञान की आवश्यकता होती थी काफ़ी, क्योंकि जो मछली और जानवरों का शिकार करते थे उनको बड़ा सतर्क व जागरूक रहना पड़ता था। और जो लोग कंदमूल, फल और अंडे, पत्तियाँ ये सब इकट्ठा करते थे, इन सब का संग्रह किया करते थे, उनको अत्यधिक गुणों तथा ज्ञान की आवश्यकता होती थी, क्योंकि कुछ पौधे पत्तियाँ जो होते हैं वो विषैले भी होते हैं, जिससे उनको मतलब उनके जान की खतरा भी बनी रहती है। तो इसके लिए उनको अत्यधिक गुणों और ज्ञान की आवश्यकता होती थी इन सब चीज़ों को जांचने और परखने के लिए। अब हम देखेंगे कि आखिर वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे। अभी हमने आरंभिक मानव के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। इसके 4 कारण हैं, और भी कारण हैं, बट एनसीईआरटी में सिर्फ 4 ही कारण बताए हुए हैं, इसलिए मैं सिर्फ 4 ही कारण का उल्लेख करता हूँ। इसका पहला कारण है भोजन की तलाश में, क्योंकि अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। दूसरा है जानवरों का शिकार। अब जानवर अपने शिकार के लिए, कोई भी बड़ा जानवर हो गया, वो अपने शिकार के लिए, या फिर जो हिरण या मवेशी हो गए, वो अपना चारा ढूंढने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। जो लोग इनका आखेट करते थे वो इनके पीछे जाया करते थे इनका आखेट करने के लिए। तो जानवरों का शिकार करने के लिए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तीसरा है उपयुक्त मौसम की तलाश में। अब जैसे पेड़ पौधे हो गए, उन पर फल फूल जो होता है वो अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाके में जाया करते थे। और चौथा है पानी की तलाश में। जैसे पानी के बिना किसी भी प्राणी का या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। और जो झीलें हैं या फिर झरने हैं और नदियाँ, इस सब में ही पानी मिलता है, क्योंकि और कई नदियों में और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों का पानी जो होता है वो बारिश के बाद ही मिल पाता है। तो जो लोग ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे थे, उन लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। तो यही 4 कारण हैं, लेकिन इन चारों में जो यात्राएं होती थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना होता था, आवागमन होता था, वो सब लोग पैदल करते थे, क्योंकि उस समय कोई साधन डेवलप नहीं हुआ था। अब चलिए आगे देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है। अब जो
आरंभिक मानव या फिर उनके बारे में जानकारियाँ हमें देता है वो या तो पुरातात्विक होता है तो इतिहासकार होता है, जो उत्खनन के दौरान मिले पुरानी चीज़ों का अध्ययन करके इतिहास के बारे में हमें बताता है। तो देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारियाँ कैसे मिलती हैं। तो आरंभिक मानव के बारे में उनके द्वारा निर्माण किए गए अथवा उपयोग में लाई गई वस्तुओं के अवशेष से हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए एक लेते हैं लकड़ी व पत्थर के औजार। ये जो औजार थे अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। इनमें से पत्थरों के औजार कुछ आज भी बचे हैं, जिसके आधार पर हमें पता चलता है कि उस समय में लोग कैसे कैसे पत्थरों का निर्माण करते थे और उन पत्थरों के निर्माण से किस तरह का उपयोग उन पत्थरों के औजारों का करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आरंभिक मानव के द्वारा पत्थर के औजार बनाए जाते थे उनका उपयोग वो किस कार्य के लिए करते थे। तो चलिए देखते हैं। तो जो आरंभिक मानव के द्वारा औजार बनाए जाते थे उनका उपयोग जो फल फूल काटने के लिए करते थे, हड्डियां और मांस काटने के लिए करते थे, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे, लकड़ियों को काटने के लिए आखेटक के लिए करते थे। यानी कि लकड़ियों को काटने के लिए और आखेटक यानी कि शिकार के लिए उनका इस्तेमाल करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आरंभिक मानव थे वो पत्थरों के औजारों को और भी उपयोगी बनाने के लिए क्या करते थे। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। अब ठीक है। तो चलिए देखते हैं उन्हें उपयोगी बनाने के लिए वो क्या करते थे। वो लकड़ियों व हड्डियों के मुट्ठे लगाकर उस पर भाले और बाण जैसे हथियार बनाते थे, जिसका उपयोग वो जानवरों की शिकार के लिए करते थे। अब ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि पत्थर के उपकरण जो होते थे, जो औजार होते थे, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे। इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। अब जहाँ अच्छे पत्थर मिलेंगे तो उससे अच्छे औजार भी बनेंगे। तो अच्छे औजार बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता के पत्थर का भी होना ज़रूरी है। तो जो लोग होते थे वो अच्छे पत्थर की तलाश में भी घूमते थे और जहाँ उनको अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थर प्राप्त हो जाते थे वो वहीं रुककर पत्थरों के औजार बनाते थे और उसको उस जगह को उद्योग स्थल कहा गया। यानी कि जहाँ आरंभिक मानव रुककर पत्थरों के औजार बनाते थे उस जगह को उद्योग स्थल कहा गया, जहाँ लोग पत्थरों के औजार बनाते थे। चलिए ठीक है, वो पत्थरों के औजार बनाते थे, लेकिन अब हमें उस उद्योग स्थल की यानी इस उद्योग स्थल की जहाँ लोग पत्थरों के औजार बनाते थे इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। इसकी जानकारी मिलती है हमें उनके द्वारा छोड़े गए औजार या तो जो सही नहीं बने होंगे, इस प्रकार वो उन्हें वहीं छोड़ दिए होंगे, और बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े यानी कि जिससे वो औजार बनाते थे। ठीक है ना। तो यही कारण था कि वो उसको उपयोगी बनाने के लिए उस पर लकड़ियों व हड्डियों की मुट्ठे लगाकर उसका भाले बाण के रूप में प्रयोग करते थे। औजार बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की तलाश में रहते थे और जहाँ पत्थर उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले मिलते थे वो वहीं रुककर पत्थर के औजारों का निर्माण करते थे। उस जगह को उद्योग स्थल कहा जाता था। उसके बाद हम देखते हैं आवासीय उद्योग स्थल। आवास अभी हमने पढ़ा उद्योग स्थल के बारे में जहाँ लोग पत्थरों के औजारों का निर्माण करते थे। अब देखते हैं आवासीय मतलब होता है रहना, जहाँ लोग रहते हैं उन्हें उनका आवास कहा जाता है। और उद्योग स्थल का मतलब होता है जहाँ उद्योग का निर्माण होता है यानी औजारों का निर्माण, यानी जहाँ लोग रहते भी हैं और उसी जगह पर औजारों का निर्माण भी करते हैं, उस जगह को आवासीय उद्योग स्थल कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं आवासीय स्थल किसे कहते हैं। आवास स्थल जहाँ लोग रहते हैं, ये सिंपल सा है कि जहाँ लोग रहा करते थे, जहाँ लोग रहते हैं उसे आवासीय स्थल कहते हैं। और जहाँ लोग रहते थे या तो वो गुफाओं में रहते थे किसी, या तो कंदराओं में रहते थे, या तो गुफाओं में रहते थे या तो कंदराओं में रहते थे। लेकिन वो इन्हीं दोनों जगहों पर क्यों रहते थे, उसका रीज़न है बारिश, धूप, हवा और जंगली जानवर। वो इन सब चीज़ों की सुरक्षा के लिए इन जगहों पर रहते थे। बारिश, धूप, हवा और जंगली व खतरनाक जानवरों से सुरक्षा के लिए इन जगहों पर रहते थे। उसके बाद हम देखते हैं पुरास्थल। पुरास्थल किसे कहते हैं, मैं थोड़ा इसको और भी ऊपर कर देता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर दिखा करिए, ये पूरा आता नहीं ना इसमें। ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं पुरास्थल किसे कहते हैं।
पुरास्थल वो जगह होती है जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उस जगह को हम कहते हैं पुरास्थल। ये पुरास्थल जमीन के अंदर भी होते हैं, जमीन के ऊपर भी होते हैं और समुद्र या नदी के किसी तल में भी ये पुरास्थल पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पाषाणकालीन औजारों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता था। तो इसकी दो तकनीक थी जिसके द्वारा पत्थरों के औजारों का निर्माण किया जाता था। पहला पत्थरों से पत्थरों को टकराना और दूसरा है दबाव शल्क तकनीक। इन दोनों तकनीक के माध्यम से पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। तो पहला तकनीक जो था पत्थरों से पत्थरों को टकराना, ये क्या था? ये था कि जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ में एक पत्थर का हथौड़ा जैसे इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर को तब तक शल्क निकाले जाते थे जब तक अवांछित आकार वाला कोई उपकरण ना बन जाए। यानी एक पत्थर हाथ में लेते थे जिससे औजार बनाना होता था और दूसरे पत्थर को दूसरे हाथ में लेकर उस पत्थर से हथौड़े नुमा यानी हथौड़े जैसे औजारों का इस्तेमाल करके उस पत्थर तक दूसरे वाले पत्थर से जिस पे औजार बनाना होता था उस पर तब तक वार करते थे जब तक उस पे एक अवांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए, जब तक वो एक अच्छे प्रकार का औजार ना बन जाए तब तक वो उस पर वार करते थे। तो पहला है पत्थरों से पत्थरों को टकराना, यानी एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराना जिससे एक अच्छा उपकरण बन जाए। दूसरा है दबाव शल्क तकनीक। दूसरे तरीकों को दबाव शल्क तकनीक कहा जाता है। इसमें कोड़ को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस कोड़ पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते थे जिसे अवांछित उपकरण बनाए जाते थे। तो ये दोनों तकनीक थे जिसके माध्यम से पाषाणकालीन औजारों का निर्माण होता था। उसके बाद हम देखते हैं आग की खोज। मैं इसको थोड़ा फिर से ऊपर कर देता हूँ। देखिए आग की खोज जो है वो पाषाण काल में ही किया गया था। तो आग की खोज जैसे कुरनूल गुफा है एक आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर आग के अवशेष मिले हैं। वहाँ पर आग के अवशेष मिले हैं कहाँ पर? कुरनूल गुफाएं में। ये कुरनूल गुफाएं कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। अब जो ये आग होता था उसका प्रयोग जो आरंभिक मानव थे वो किन के लिए करते थे? पहला है प्रकाश के लिए, दूसरा है मांस पकाने के लिए, तीसरा है जंगली जानवरों से रक्षा के लिए। तो इन्हीं इन्हीं कुछ चीज़ों के लिए वो आग का प्रयोग करते थे। और ये आग का मतलब जो आग के अवशेष मिले हैं वो कुरनूल गुफाएं में मिले हैं जो कि आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद हम देखते हैं बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में परिवर्तन हुआ और लगभग आरंभिक मानव का जो वास्तविक विकास था वो इसी समय शुरू हुआ। अब देखते हैं बदलते जलवायु के प्रभाव क्या हुए। इससे क्या हुआ कि गर्मी बढ़ने लगी, घास के मैदान बनने लगे, हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी तथा गाय इनकी संख्या में क्या हुआ? वृद्धि हुई। अब जिस तरह जलवायु बदलती रही उसके साथ ही लोगों और जानवरों में विकास हुआ। जो लोग अब जानवरों का शिकार करके खाते थे अब वो कुछ बातों पर ध्यान दें, जैसे खाने योग्य वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ मिलती हैं, बीज कैसे अपनी डंठल से टूटकर गिरते हैं, गिरे बीजों का अंकुरण होता है और उसमें पौधों का निकलना आदि, इन सब चीज़ों पर उनका ध्यान गया। इसी तरह उन्होंने पौधों की देखभाल करनी शुरू कर दी होगी, चिड़ियों और जानवरों से पौधों की सुरक्षा की होगी ताकि वह ठीक से बढ़ सकें और उनके बीज पक सकें। इसी प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी में बदलते जलवायु के कारण ही उनमें ये विकास हुआ। और इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया था वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए होंगे। एक तरफ से देखा जाए तो पशुपालन भी भोजन के भंडार का एक तरीका है, क्योंकि इससे हमें दूध, मांस, इन सब चीज़ों का भी इन सब चीज़ें भी हमें जानवरों से मिल जाती हैं।
और ये सब जलवायु परिवर्तन के बाद ही ये विकास हुआ। जो शुरुआती कृषक और पशुपालक थे उनके होने के साक्ष्य भी मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तरी क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। और इसी काल में हम देखेंगे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको भी। इसी काल में हम देखेंगे कि मछली भी भोजन का एक मुख्य स्रोत बन गई। गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। उसके बाद हम देखते हैं नाम और तिथियाँ। आरंभिक काल को पुरातत्वविद जो होते हैं वो पुरापाषाण काल कहते हैं। पुरा मतलब पुरापाषाण जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पुरा और पाषाण। पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर। इसका जो समय है वो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक माना जाता है। इसको 3 कालखंडों में बांटा गया है: आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल। अब हम मध्य पुरापाषाण काल देखते हैं। इसको मैं थोड़ा फिर से ऊपर कर देता हूँ। मध्य पुरापाषाण में क्या होता है कि जलवायु में बदलाव के कारण ही इस युग को मेसोलिथ कहते हैं। इसका टाइम पीरियड जो माना गया है वो 12,000 से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इसमें क्या होता था कि पत्थरों के औजार छोटे होते थे। इसको माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण युग भी कहा जाता है। तो अब तक हमने जो पढ़ा उसका नोट्स भी तैयार है। अगर आपको अच्छा लगे तो ये नोट्स भी आप बना लीजिएगा, काफ़ी यूज़फुल है। और इसी के साथ ही इस वीडियो का अंत होता है। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।